ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। सियासत तो आज़ाद कश्मीर की कहीं अप हो जाती है, कहीं डाउन हो जाती है, कहीं तनकीद हो रही होती है, कहीं अदारों की कारकर्दगी पे रोने धोने डले होते हैं। तो सारी चीज़ें आखिरकार मदार में घूम रही होती हैं अपने, और उस मदार से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती हैं। आज की खबरें हैं जो आज़ाद कश्मीर में, आज हम जिस पे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है। इसके अलावा आज हमने दफ्तरी मामलात पे बात करनी है। जो रियासती गवर्नेंस होती है ना, गवर्नेंस के नीचे चल रहा होते हैं दफातर के अंदर होती है ब्यूरोक्रेसी, और हर दौर में ब्यूरोक्रेसी जो कहती है ना, हम फलां वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत है जो वो उसी गवर्नेंस के बैनर तले चीज़ों को बेहतर करने के लिए काम करने की कोशिशें करती रही। जो ही प्राइम मिनिस्टर आए, AC उतर गए, उतरने के अहकाम, AC अभी भी नहीं उतरे सारे दफ्तरों से, कई दफ्तरों के अंदर AC लगे हुए, और जहाँ से उतरे हैं वहाँ पे मज़ीद ख़र्चा होके तो उसके अखराजात के मज़ीद शक्लें निकल आई हैं, और महंगा काम हो गया वो उतारने का भी काम जो है। चलिए इंट्रा पार्टी से शुरू करते हैं। आज PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया जी। अच्छा, बड़ी हैरतनाक बात हुई है वैसे जी। हैरतनाक बात ये हुई है कि जिस तरह का ज़रा आपको पता है कि पार्टियाँ ज़रा टूट फूट का भी शिकार होती हैं, शिकस्त व रेख्त का भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है जी। आज जो PTI की जो आज़ाद कश्मीर है, ज़ाहिर उसकी एक वहाँ पे उनकी ज़रूरत थी, और कहा भी गया था कि भी ये यहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। तो मैं वो फहरिस्त पढ़ के हैरान हो रहा था। उसमें जो है हमारे दोस्त चौधरी आरिफ साहब का भी नाम उसमें आ गया। 32 अफराद जो हैं वो पार्टी की जो है वहाँ पे ओहदेदार हैं। 6 नायब सदर हैं, 6 सीनियर नायब सदर हैं, कोई सेक्रेटरी इत्तलात है, कोई डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये मतलब कि कितना जो पार्टियां मजबूर होती हैं कि लोगों को अकोमोडेट करना होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा हजूम इकट्ठा होके तो पार्टियां बेहतर तरीके से रन हो सकती हैं। बहरहाल ये उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने आज पूरी की है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की। अब देखें कि आगे कहते हैं आगे तेरे पागल अच्छिए। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई अच्छा नहीं हो रहा इस जमात के साथ, लेकिन यह है कि आज़ाद कश्मीर में अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे इनके साथ क्या होता है। देखिए जी साहब, आज़ाद कश्मीर में भी PTI एक अच्छी, देखें जो मौजूदा आपको कौंसलर्स की लाट नज़र आ रही है ना, या हुकूमत में बैठे हुए लोगों की, इन्होंने वोट जो है ना वो इमरान खान के नाम पे लिए हुए थे। कुछ हल्कों में अपना वोट बैंक भी था, लेकिन जो कि वोट बैंक है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो भी तब्दील होता है ना, यानी अपनी जगह तब्दील करता है, वोट सोच तब्दील करता है। हर 5 साल पहले जो वोट बैंक होता है ना, जो वर्कर होते हैं किसी पार्टी के, उनमें से मोस्टली 5 साल बाद है, ये बुरी बात है, कोई अच्छी मिसाल नहीं है। 5 साल पहले आज़ाद उसकी बुनियादी वजह ना बिलाल तब्दील हो जाता है। नहीं, बुनियादी वजह क्या है कि हमारे यहाँ ये अफसोसनाक बात है कि चाहे आज़ाद कश्मीर की सियासत हो, चाहे पाकिस्तान की सियासत हो, जो कारकुन है ना जी, किसी वक्त में ये होता था कि एक जमात जो है बाकायदा उसमें कारकुन की तरबियत का प्रोग्राम होता था। फिर वो कारकुन जो है अपनी स्टडी सर्कल हुआ करते थे, स्टडी सर्कल होते थे, बहुत सारा काम, उसका एक तरबियती अमल होता है, और उस तरबियती अमल के नतीजे में वो कारकुन कहीं किसी जगह पे पहुंचता था, उसकी कोई आस उम्मीद होती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब ये होता है कि मैं एक जमात में हूँ, सुबह में आप जब उठेंगे तो आपको पता चलेगा शकील साहब तो वो दूसरी जमात में चले गए हैं। आपको दोपहर को जब आप लंच के वक्त आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो पता चलेगा मैंने तीसरी जमात में छलांग लगा दी। अब सियासत में लीडर का, हाँ जी, और वोटर का या जो कारकुन है उसका रिश्ता अब वो नहीं रहा। नहीं, वो ज़ाहिर है कारकुन ही नहीं रहा, लीडर भी नहीं रहा ना। बिल्कुल, लीडर को असेंबली में पहुंचना है, उसके बाद आंखें माथे के ऊपर रखनी है, ठीक है। और मैं ये सोच देखे ना, उस कारकुन को भी जब लीडर ने असेंबली में पहुंचना है, कारकुन ने ठेके के लिए पीछे पहुंचना है। बड़ी नई इस्तिलाहें भी आ गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, इसको खास हलकों की सपोर्ट होनी चाहिए। वो यार ये सियासी अमल है ना, सियासी अमल में आए,
سیاسی عمل میں کام کریں، اور جس طرح کہ اپنا جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جماعت جو پہلے بغیر محنت کر کے آئی تھی، اب ان کو محنت کرنی پڑے گی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا نہیں، جماعتوں کو محنت کرنی پڑے گی. پی ٹی آئی جو اس وقت الیکشن ہوا ہے نا، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن جیسے تیسے بھی ہوا ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کی باقی پارٹیوں کے الیکشنز ہوئے ہیں نا، ان سے مجھے یہ الیکشن بہتر نظر آیا قیوم نیازی کی سربراہی میں. یہ الیکشن جو ہوا پارٹی کا، اور جو اس میں آپ کو عہدیدار ملیں گے نا، ان میں نے موسٹلی لوگ دیکھیں، ایک تو پرانی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو کچھ نئے لوگ شامل ہوئے ہیں جن میں چودھری عارف چکسواری سے جن کا تعلق ہے، بہترین پولیٹیکل ورکر ہیں وہ. جی ہاں، ان کی ساری زندگی سیاسی جدوجہد میں گزری ہوئی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، وہ لگے رہتے ہیں، دوست ہیں ہمارے، ظاہر سی بات ہے. لیکن کچھ اصل میں چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. جیسے ایک اچھی چیز اور ہوئی، لیکن اب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے یا اس کا نتیجہ ہے وہ بڑا عجیب سا نکلتا ہے. جیسے آج میرپور میں ایک جو مختلف جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، ان کی ای ٹینڈرنگ ہوئی، یعنی کہ اب بجائے یہ موجودہ حکومت نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ کام کیا ہے کہ وہ انہوں نے بجائے کہ ایک ہجوم اکٹھا ہو اور ہم لوگ 2-3 لوگ مل کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ آپس میں پول کر کے، اس سے پہلے ہوتا تھا پول کر کے ہم آپس میں لین دین کر کے کام جو ہے نا مکمل کر لیا پول کر لگے، یا جو ایکسیئن صاحبان ہوتے تھے وہ من ترلا کرتے تھے باقی ٹھیکیداروں کا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اصل میں ہوتا کیا ہے، اب کیا ہوا ہے کہ اب یہ ہے کہ آپ جو ای ٹینڈرنگ جنہوں نے کی ہے وہ اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ٹینڈر آپ نے دیے ہیں، اور جس نے جو بڈ دی وہ ان کے نام ہو گئی. مسئلہ یہاں نہیں ہے. مسئلہ کہاں ہے کہ جب ٹھیکہ دیا گیا، مطلب مجھے ٹھیکہ دے دیا گیا، اس کے بعد ہر محکمے میں، اور خصوصاً یہ جو پی ڈبلیو ڈی کے مختلف محکمے ہیں، شاہرات کا ہو، روڈز کا ہو، پانی کا ہو، یا کوئی بھی بلڈنگز کا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر عہدیدار کا باقاعدہ پرسنٹیج حصہ 10% بقدر جسہ، جس کو کہنا کہ وہ اس کا یہ لیگل، اچھا اس کو لیگل حصہ آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے. بالکل اس کو ایک لیگل شیپ دی گئی ہے، غیر قانونی کام کو قانونی شکل دے دی گئی ہے لفظوں میں. یہ تو دینا پڑتا ہے. ہمارے بل پاس ہونے پہ آپ کو پتا ہے یہ جو آفس ہوتے ہیں ان میں کتنی کرپشن ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے ایک دوست نئے افسر بنے تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں یہ کھانے پیسے. انہوں نے کہا بھائی جان اگر آپ نے کھانے نہیں ہے نا پیسے پھر اس سیٹ سے اٹھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سیٹ کا باقاعدہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اس کو روکیں، اس کے لیے کوئی ای ٹینڈرنگ، کوئی ای، اس کو کون روکے گا؟ صاحب احتساب بیورو خالی پڑا ہوا. کل بھی میں نے بات کی کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں، زور لگاتے ہیں، زور لگا کے پتہ نہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن پھر وہی ہوتا ہے جو کہ یہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہی اس میں بندہ ہی کوئی نہیں. پھر یہی ہے کہ 2 کلرک پکڑے جاتے ہیں جو 6-7 سال سے جیل میں بیچارے جیل بھگتے رہتے ہیں، باقی سیکرٹری چیک اور سائن کر جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ان کے تو سائن ہی نہیں ملے. اس طرح کے جو کام ہیں یہاں پہ بیس کیمپ میں کتنی شرمناک بات ہے. بالکل ہے. آپ بیوروکریسی میں جو بیشتر کرپٹ معاشرے میں اندر ان کا پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں کرپٹ ہے، آمدن سے زائد اثاثے بنا گیا. کیسے بنائے بھائی؟ ہاں جی، 2 فارم جواب دو کہاں سے. جب تمہاری نوکری تھی تم تو بڑے مفلسی کے حالات میں آئے تھے نوکری میں. دیکھیں بلال، جب تمہاری تنخواہ تو اتنی تھی. دیکھیں جب کوئی بھی جو ملازم ہو وہ جب انکم ٹیکس اپنا بھرتا ہے نا، جی ہاں، انکم ٹیکس ریٹرن بھرتا ہے تو اس میں باقاعدہ ویلتھ ٹیکس کو بتانا پڑتا ہے. اس کی جائیداد، منقولہ غیر منقولہ جائیداد جتنی بھی ہوتی ہے وہ سارے کا حساب کتاب اس کو دینا ہوتا ہے. تو ہم لوگ آج تک تو دھول جھونکتے آئے ہیں اس محکمے کی آنکھوں میں بھی اور حکومت کی آنکھوں میں بھی، اور ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے. پالیسی چاہیے. دیکھیں کیونکہ اس میں پولیٹیشین آزاد کشمیر کے اندر سیاستدان چیز سب نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن اداروں کو آپ نے اس کام کے لیے بنایا گیا تھا، جو پکڑیں گے، روکیں گے، رکاوٹ پیدا کریں گے، وہ ادارے ہی آپ نے نامکمل چھوڑ دیے، وہ آپ نے بالکل عضو معطل بنا دیے. تو جب ایسے ادارے جب کسی کام کے نہ رہیں گے، چاہے وہ احتساب بیورو ہو یا اگر آپ ایڈہاک اپوائنٹمنٹوں کا راستہ روکنے کے لیے پبلک سروس کمیشن ہو یا جو بھی آپ کے اس طرح کے ادارے ہوں، جب تک وہ آپ نامکمل ہوں گے تو آپ کی جو ہے نا جس کو کہیں نیت، آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی.
आप 18-18 घंटे 20-20 घंटे हमारे वज़ीर आज़म के बकौल, जो कि कल मीरपुर के दौरे पर जा रहे हैं, और देखें कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी जिसको कहना कि वो नाजुक हो चुकी थी। तो बुनियादी बात यह है कि आप कर क्या रहे हैं। अब हमें जो अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि कल वो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के एक इस्तकबालिये में जाएंगे और वहाँ पे वो कोई नोटिफिकेशन देंगे। मेरा ख्याल है कि वो नोटिफिकेशन यही होगा कि पुराना टैरिफ बहाल और जो बिल हैं वो किस्तों पे हो जाएंगे। हमारा अंदाज़ा है, हो सकता है शायद इससे भी अच्छी सूरत हो। हमें अच्छाई की तवक्को रखनी चाहिए। लोगों की वाकई जेन्युइन तकलीफ थी उसका ख़ात्मा होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि जो तहरीक चलाने वाले थे और जो तहरीक रोकने वाले थे दोनों थक चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बाइज़्ज़त रास्ता है उनके लिए भी बाहर निकलने का, इनके लिए भी बाहर निकलने का, कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ दे दिया जाए। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब मीरपुर में कल इस तरह का कोई ऐलान करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो दफ्तरी माफिया है ना चोई साहब, जो रिश्वत खाते हैं, TADA बनाते हैं, जाली दौरे करते हैं, इनका एहतसाब होना बहुत जरूरी था। उनको ये रोकने बहुत वाला बड़ा कोई नहीं माफिया ना, है, उनको रोकने ये वाला बहुत कोई बड़ा नहीं है। माफिया है, इनको रोकना पड़ेगा वरना ये इस रियासत को नोच नोच कर खा जाएंगे। देखिए, मैंने सियासतदानों को ये साथ हम बना लेते हैं। हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने हुक्म दिया कि ग्रीन बेल्ट्स हटा दी जाएं। हमने क्या किया कि ग्रीन बेल्ट हटा दी, उसकी जगह पार्क बनाया। जहाँ पे किसी बड़े का घर देखा वहाँ पे पार्क थोड़ा सा तंग हो गया, फिर कहीं पे जाके खुल गया। मतलब हम लोग तो ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो हमारे बाबू हैं वो ऐसा उसमें से रास्ता निकाल लेंगे, ऐसी चीज़ निकालेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर बाज़ पुरस की कमी है। वो इदारे जो एहतसाब करने वाले हैं वो क्योंकि इतने मजबूत नहीं हैं, और बावजूद मतलब कि उसकी वजूहात हैं कि अगर ज़ाहिर वो हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे जो सवाबदीदी मजबूत कैसे होंगे चोई साहब, कि अगर उसके एहतसाब ब्यूरो के अंदर चेयरमैन, एहतसाब ब्यूरो तो एहतसाब का अदारा है ना, जिसने चोरों को गिरेबान से पकड़ना है। भाई रियासत को क्यों नोचा तुमने, सरकारी डाकुओं को? उस महकमे के अंदर अगर चेयरमैन ने वज़ीर आज़म की सवाबदीद से तैनात होना है तो उसने तो सलूट मारना ना वज़ीर आज़म को। असल में मसला तो यही है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन देखिए रियासत के असल मसला क्या है, इस्तेहकाक, इस्तेस्ना, ठीक है जी, और स्वाबदीद, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमने वो जो छोटे छोटे सुराख रखे हुए हैं ना, हाँ, इन सुराखों से हम सारे काम अपने निकाल लेते हैं, वो इस्तेस्ना की शक्ल में निकाल लेते हैं, और स्वाबदीद की शक्ल में निकाल लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में ये वही लीडरशिप बचती है हमारे पास। अब आगे जिनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना कि आगे को आएंगे, आगे वही आएंगे जो पहले रह के गए हैं और वही बचे रहे हैं, वही निज़ाम रखेंगे, और फिर अब दुआ ही की। और 45 लाख की आबादी में 1.25 लाख हैं, ये 1.25 लाख। बहुत शुक्रिया जी, कल चूंकि अब वज़ीर आज़म साहब को दौरा कर लेने दें। हाँ जी, फिर कल बात करते हैं इस पे क्या होगा इंशाल्लाह। जी, आपने मोहम्मद शकील चोई साहब के साथ मोहम्मद बिलाल रफ़ीक की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.